हम्म तो अब तक हमने 2 पॉइंट समझ लिए। स्टिल नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 2 पॉइंट। फर्स्ट, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी मदद से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये एक वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। एंड जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी मदद से अर्थ अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी होती हैं वो जो अट्रैक्शन लगाती हैं वो डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। सबसे पहले इसके बारे में हमें न्यूटन के द्वारा बताया गया था और ये ग्रेविटेशन का टर्म भी उनके द्वारा दिया गया था। असल में उन्होंने एक बार वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने नोटिफाई किया कि एक एप्पल उनके पास से नीचे गिरा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल जो है ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसके बाद उन्होंने इसके इसके पॉइंट अंदर रिसर्च की और उन्होंने हमें ये बताया कि जो बॉडीज होती हैं, जितनी बॉडी होती हैं, जो उनके अंदर फोर्स लग रही है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पर। बॉडी का मास अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। दो बॉडीज जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मास ज़्यादा है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। वहीं उनका मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। अगर हम मास को ट्वाइस कर दें तो हमारी, या मास को बढ़ा दें तो हमारी ग्रेविटेशन की जो होती है वो बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। वहीं अगर मास को कम कर दें, हाफ कर दें, तो हमारी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स in between two bodies, in between two body depends on their mass, depend on their mass। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं दो बॉडी के बीच में, वो उनके मास पर डिपेंड करती है। इफ द बॉडी हैज large mass, more mass, then gravitational force is maximum, gravitational force is maximum, gravitational force is large, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लार्ज होगी। वहीं अगर मास कम है, इफ द बॉडी हैज बॉडीज आना चाहिए, दो बॉडी है हमारे पास, बॉडीज हैज लेस मास, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो लेस, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। और इसको देखते हुए उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हमने
बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया जिसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला। एक और बात, जो ग्रेविटेशन है और या हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहें और कहें ग्रेविटी, ये दोनों जो फोर्स होती हैं अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं। तो वी कैन से, यहां पे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी both are the attractive force, both are the attractive type of force। इसमें रिपल्सन दिखने को नहीं मिलता। बोथ आर अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम चलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to square of distance between them। जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो वी कैन सी हियर, हमारे पास दो बॉडीज थी, बॉडी वन, here we have body 1 and another body we have body number 2। ये हमारे पास बॉडी 2 थी। इस तरीके से हमारे पास ये दो बॉडीज आई। हाँ, इन बॉडीज में यहां से यहां तक इनके सेंटर से हमने एक लाइन लिया और ये डिस्टेंस जो है हमारा वो r के बराबर है। दैट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू r। और ये एक बॉडी का मास जो है इसमें हमारे पास है m1 और इस बॉडी का मास हमारे पास है m2 और इस बॉडी को हम बोलेंगे a और इस बॉडी को बोलेंगे हम b। ये हमने बोला। तो अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। बोथ द बॉडी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो फोर्स पे क्या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि फोर्स इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास की। m1 का मास m2 का मास, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। वहीं दूसरा तो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। जब हम दोनों कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग बोथ हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर वैल्यू करके आती है। तो इस
तरीके से वैल्यू करके आती है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाते हैं, व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, और हम कहना चाहें तो अगर वर्डिंग में लिखना चाहें, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitation, every one body attracts another body with a force which is directly proportional to the product of their mass and product of their mass, that is m1 m2, हाँ प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 m2 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस in between them। हाँ, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जितनी बॉडी होती हैं दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम। जब दोनों कंबाइन कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है ये। और जैसा हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है जी, और जी जो है हमारे पास होता है, जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस के 11 के बराबर होती है। ये हमारे पास वैल्यू होती है जी की। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर वैल्यू करके आती है हमारे जी की। नाउ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बाद हम करेंगे वैल्यू ऑफ जी। जी जो है डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी, जी के डायमेंशन हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स एफ है, एफ की वैल्यू जो है हमारे पास जी m1 m2 अपॉन का आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। नाउ हम जी की वैल्यू निकालना चाहें तो एफ आर स्क्वायर m1 m2 के बराबर वैल्यू निकल के आती है। नाउ जो एफ है वो हमारे पास न्यूटन है, आर जो है वो हमारे पास मीटर में आता है, मास, हाँ मास जो है उसकी वैल्यू यूनिट होती है केजी, सेम फॉर m1 एंड m2। तो पहले यूनिट निकालते हैं, फर्स्ट यूनिट क्या निकली हमारी, यूनिट निकली फोर्स की न्यूटन,
रेडियस की मीटर, एंड मास की केजी का होल स्क्वायर। तो क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट निकल के आती है वैल्यू ऑफ जी की। और डायमेंशंस, डायमेंशन देखने के लिए हम यहां देखते हैं जो फोर्स होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, हाँ, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन होते हैं। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, एल, ये हमारे पास आर का डायमेंशन है जो रेडियस है। मास का डायमेंशन जो होता है वो होता है एम के बराबर, इट इज फॉर डायमेंशन फॉर एम। जब ये सारी डायमेंशन में पता है तो हम इसमें पुट कर देते हैं और डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो जी की वैल्यू हमारे पास डायमेंशन की, जी की वैल्यू क्या आ जाती है, जी की वैल्यू आ जाती है एम एल टी माइनस टू एंड एल टू का होल स्क्वायर एंड एम एंड एम, ये वैल्यू निकल के आती है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं जरा। तो क्या वैल्यू बनती है, एम एल टी माइनस टू एंड एल टू नीचे एम टू। अब इन्हें ऊपर लेके आते हैं जरा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, एम वन माइनस टू एल वन प्लस टू एंड टी माइनस टू। तो क्या बना, एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू। ये हमारे पास डायमेंशन निकल के आए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। इट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी आर गोइंग टू बी है, वी आर डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, वैल्यू जी क्या होता है, तो जी को हम डिफाइन कर सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि मास ऑफ द बॉडी, जो हमारा मास ऑफ द बॉडी m1 है वो 1 kg है, m2 की वैल्यू भी 1 kg है और डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां देख लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास जी वन वन अपॉन वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू जी। फोर्स की वैल्यू जी के बराबर होगी। तो मतलब क्या है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो वैल्यू है जब मास ऑफ द बॉडी 1 kg हो, दोनों बॉडीज का मास 1 kg हो और डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 मीटर हो। तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दैट वैल्यू ऑफ force which is applied when mass of both body is 1 meter and having distance of mass of two bodies equal to 1 kg and having distance in between them is equal to 1 meter। तो ऐसी कंडीशन जो फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नोट डाउन। हाँ, तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने आना ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि हर एक बॉडी को अपनी तरफ, दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं और दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो फोर्स की मदद से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये एक वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स होती है और ये जो होती है, इवन जितनी फंडामेंटल फोर्स होती हैं, चार तरह की फंडामेंटल फोर्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन सब में सबसे वीक फंडामेंटल फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये फॉलिंग ऑफ रेन, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड
मैनी ऑफ द थिंग्स जो हम देखते हैं ऑल अराउंड वो ग्रेविटी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ हम कहें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी मदद से अर्थ अट्रैक्ट करती है हर बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, उसे हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं। न्यूटन ने इसके बारे में हमें बताया था। न्यूटन ने कहा था कि जो दो बॉडी होती हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो डिपेंड करती है उनके मास के ऊपर और उनके डिस्टेंस के बीच में, क्योंकि मास कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर दो बॉडी की मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशन भी ज़्यादा लगेगा। और वहीं अगर जो उनके बीच में मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके बीच में कम होगा। और इसे देख करके उन्होंने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। और इसमें हम उन्होंने पहले कह दिया ग्रेविटेशन और एक्सलेंट ग्रेविटी दोनों ही अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स हैं, बोथ आर गोइंग टू बी अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी जो होती है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम। और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एफ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और फोर्स की वैल्यू हमारे पास है g। और जब प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो हमें कांस्टेंट g लगाना पड़ता है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है g इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बन गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नोट डाउन। और यहाँ पर हमने डायमेंशन ऑफ g निकाला सॉल्व करके, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ g निकला m-1 L3 t-2 के बराबर हमारे पास डायमेंशन ऑफ g निकल करके आए। नोट डाउन।